वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट में मैं डॉक्टर विनय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। जी बच्चों, आप सभी ने मेरे साथ ओबीजी फुल कोर्स का आप एंजॉय कर रहे हैं। किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप अपने ग्रुप में डाल सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने ओबीजी के आपके सामने 3 लेक्चर्स लिए हैं। इसके बाद में आज चौथे लेक्चर के बारे में बात करते हैं। सर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी पढ़ रहे हैं आपके सामने, जिसमें एक फीमेल का गायनेकोलॉजिकल पार्ट का असेसमेंट किया जाता है। यस, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है अनाटमी एंड, आप सभी को पता है यूनिट नंबर 1 का नाम जो आप पढ़ रहे हैं उसका नाम है अनाटमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अनाटमी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इंटरनल जेनाइटेलिया, और इंटरनल जेनाइटेलिया में 2 पढ़े थे। पहले का नाम इंटरनल जेनाइटेलिया में पहले का नाम जो हमने पढ़ा था वेजाइना, और दूसरे नंबर पे हम क्या पढ़ रहे थे? यूट्रस। यूट्रस की 3 लेयर होती है। कौन कौन सी 3 लेयर थी आपके सामने? एक क्या नाम था? पेरीमेट्रियम, एक मायोमेट्रियम, एक एंडोमेट्रियम। मैस्चुरेशन साइकिल के दौरान जो फंक्शनल लेयर होती है वो कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम का भी कौन सा पार्ट? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ये बात हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। चलिए टुडे जब आप सर यूट्रस पढ़ रहे हैं तो यूट्रस में एक साइकिल आता है जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ध्यान से सुनना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अपन किस तरह से बातें करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल को ओवेरियन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है और यूट्रन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। सर मेंस्ट्रुअल मतलब मेंसस मतलब ब्लीडिंग वाला, ओवरियन मतलब कुछ ओवरी में भी चेंजेज होते हैं, यूट्राइन मतलब कुछ यूट्रस में भी चेंज होते हैं, यूट्रस में भी चेंज होते हैं साइकिल के दौरान, इसलिए इसको यूट्राइन साइकिल कहते हैं। और ओवरी में चेंजेज होते हैं इसके दौरान, इसलिए इसको ओवरियन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। सर मेंस्ट्रुअल में सबसे पहले एक वर्ड आता है जिसका नाम है मेंसस। मैस्चुरेशन, सर मैस्चुरेशन किसे कहते हैं? मैस्चुरेशन वुमेन मंथली ब्लीडिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? मेंसस। वुमेन को जो मंथली ब्लीडिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? मेंसस। और यदि किसी फीमेल में मेंसस एक रेगुलर इंटरवल पर आए तो उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सुन लो दोबारा, वर्ड जो बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सर कोई पूछे मेंसस क्या होते हैं? मंथली ब्लीडिंग ऑफ वुमेन इज कॉल्ड, जो हर महीने ब्लीडिंग होती है वो क्या कहलाती है? मेंसस। लेकिन कभी क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? व्हेन वुमेन ब्लीडिंग या वुमेन मेंसस कम्स एट रेगुलर इंटरवल, जब रेगुलर इंटरवल पर आए। नॉर्मल रेगुलर इंटरवल कितना होता है वो बाद में बताऊंगा। यदि रेगुलर इंटरवल पर आए तो उसे क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए सर डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस? डेफिनेशन है व्हेन मेंस्ट्रुएशन, जब मेंसस आपका मेंस्ट्रुएशन कम्स एट रेगुलर इंटरवल पर आए तो इसे क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से बोला जाता है। चलिए अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल की डेफिनेशन क्या है? डब्ल्यूएचओ किस तरह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बताता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की डेफिनेशन क्या है? सुनना बेटा, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, जब घर पे बैठा बहुत अच्छा मिले ना तो आपको खूब मन लगा के पढ़ना चाहिए। समझ रहे हो? आपसे बलिष्ठ कोई नहीं है, आपसे शानदार कोई नहीं है, बस आप मुझ पे भरोसा रखिए और खुद पे भरोसा रखिए। 2 आदमी के भरोसे सारी दुनिया तार देंगे। यस, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ क्या है? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन साइकिल, यदि ये रिप्रोडक्शन साइकिल के दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन साइकिल मतलब रिप्रोडक्शन साइकिल के दौरान सेड ऑफ एंडोमेट्रियम टूटती है ऑफ यूट्रस एज रेगुलर इंटरवल। डब्ल्यूएचओ क्या कहता है कि यदि किसी, अर्थात मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब डब्ल्यूएचओ की भाषा में क्या है? डब्ल्यूएचओ की लैंग्वेज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब है कि एंडोमेट्रियम सेड होती है, सेड मतलब टूटती है, ऑफ यूट्रस की रेगुलर इंटरवल पर जो एंडोमेट्रियम टूटती है उसे अपन क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये तो कहा था डब्ल्यूएचओ तो एंडोमेट्रियम के बारे में बातें करता है। अब एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन है छोटे छोटे जो आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके हर सीएचओ एग्जाम में, बड़े एग्जाम में, नॉरसेट में पूछ लिया गया था। नॉर्मल वुमेन की रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है? 15 से लेके 49 साल एक फीमेल की। सर व्हाट इज द मीन ऑफ द रिप्रोडक्शन एज? फीमेल में पहली बार मेंसेस स्टार्ट होने से लास्ट मेंसेस तक की एज क्या कहलाती है? रिप्रोडक्टिव एज। सबसे पहली बार 15 साल, 15 साल में ऐसा मानते हैं कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, जिसे किस नाम से बोलते हैं बेटा? मेनार्के। क्या बोलते हैं? मेनार्के। तो 15 साल पर पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? मेनार्के। और 50 साल पर ऐसा माना जाता है कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकॉर्डिंग लगभग 50 साल के करीब आता है, उसे अपन किस नाम से बोलते हैं बेटा? मेनोपॉज। तो हम पहली बात तो इंटरनल जेनाइटेलिया का सेकंड पार्ट
पढ़ रहे हैं यूट्रस, और यूट्रस में जब हम चल रहे थे तो हमारे बीच में एक साइकिल आ गया था, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हमने यूट्रस के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को पढ़ रहे हैं। समझ के बेटा, इंटरनल जेनेटेरिया कंप्लीट नहीं हुए हैं, पहला वेजाइना पढ़ा है, दूसरा यूट्रस पढ़ रहे हो। यूट्रस में एक साइकिल आ गया जिसका नाम क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। चलिए, ना आपने अभी थर्ड नंबर का फैलोपियन ट्यूब पढ़ा है, ना आपने ओवरी पढ़ी है, अभी आप यूट्रस का एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ रहे हैं। सर व्हाट इज द मिनार्के? मिनार्के क्या होता है? फर्स्ट मेंसेस ऑफ फीमेल। फीमेल का जो पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो किस नाम से जाना जाता है? मिनार्के के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट मेंसेस, पहला मेंसेस ऑफ फीमेल का जो पहला मेंसेस होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? मेनार्के के नाम से। इन मेनार्के में एन ओवुलेशन, मतलब वास्तव में जो पहली बार मेंसेस आता है तो फीमेल के केवल ब्लीडिंग होती है, लेकिन ओवम नहीं होता उस ब्लीडिंग में। मतलब एन ओवुलेशन अकर, एन ओवुलेशन मतलब एब्सेंस ऑफ द ओवम, अर्थात पहली बार मेंसेस आता है तो उसमें ओवम नहीं होता। इसका मतलब मिनार्के जो होता है वो कैसा होता है? एन ओवुलेटरी। एन ओवुलेटरी मतलब केवल एंडोमेट्रियम टूटी है लेकिन ओवम नहीं है। दूसरा आता है मीनोपोज। सर मिनार्के और मीनोपोज क्या होता है? मीनोपोज का मतलब होता है सेसेशन। सर सेसेशन का मतलब क्या होता है? रुकना। सेसेशन का मतलब क्या होता है? रुकना। सेसेशन मतलब स्टॉप ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का रुकना क्या कहलाता है? आपके सामने स्टॉप ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या कहलाता है? मेनोपोज के नाम से जाना जाता है। मीनोपोज किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछे तो आप आंसर में देना सर मीनोपोज क्या होता है। आपके सामने मेनोपोज क्या होता है, स्टॉप ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाता है? मेनोपोज के नाम से जाना जाता है। यस, याद रखना आप सभी को, ये बात आप सभी को याद रखनी है कि जो मेनोपोज होता है, मेनोपोज का टाइम जो इंडिया में होता है, मेनोपोज अर्थात मेनोपोज कब माना जाता है? लगभग मेनोपोज का जो टाइम होता है 45 से लेकर कितने वर्ष माना जाता है? 55 साल माना जाता है। इंडिया में एवरेज इन इंडिया में एवरेज कितना माना जाता है? 50 साल पर मेंसेस बंद हो जाता है। 50 साल की फीमेल, इसका मतलब एवरेज इंडिया में 50 साल पर मेनोपोज माना जाता है। तो कोई पूछे व्हाट इज द मीनोपोज? स्टॉप ऑफ द मेंसेस क्या कहलाता है? मीनोपोज। जिसकी एज होती है 45 से 55 साल के बीच में, कभी भी हो सकता है। एवरेज एज कितनी होती है बेटा? 50 साल। चलिए नेक्स्ट बात आपके सामने कर रहे थे हमने बताया था मीनोपोज क्या होता है। चलिए बेटा, एक टाइम आ रहा है और इस टाइम का नाम क्या है? पेरीमेनोपोजल। क्या नाम है? पेरीमेनोपोज। पेरीमेनोपोज क्या होता है? इट इज ए कंडीशन, ये कंडीशन होती है। सुनना बेटा, पेरीमेनोपोज क्या होता है? इट इज ए कंडीशन, ये कंडीशन होती है अराउंड मीनोपोज, मतलब मीनोपोज आने वाली होती है उससे 1-2 साल पहले की कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं? पेरीमेनोपोज। जब भी कभी किसी फीमेल में मीनोपोज आने वाला होता है उससे पहले क्या होता है कि कभी मेंसेस 3 महीने में आ रहे हैं, कभी 6 महीने में आ रहे हैं, कभी 2 महीने में आ रहे हैं, मतलब इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस टाइम को क्या बोलते हैं अपन? पेरीमीनोपोज। इट इज ए कंडीशन अराउंड मीनोपोज। मीनोपोज के चारों तरफ की कंडीशन है, चारों तरफ मतलब 1-2 साल पहले की, इन विच जिसके अंदर वुमेन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसा हो जाता है? इरेगुलर भी हो जाता है और साथ में कैसा हो जाता है? एनओवुलेटरी। एनओवुलेटरी मतलब इस बार भी ओवम में, इस बार भी एनओवुलेटरी मतलब इस बार भी ओवम नहीं है, केवल ब्लीडिंग है। तो पेरीमेनोपोजल टाइम और मेनार्की दो ऐसे टाइम होते हैं जहां पर जो साइकिल होता है वो अनओवुलेटरी होता है। इसका मतलब इसमें ओवम नहीं होता। इसका मतलब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करोगे तो बच्चा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम चाहिए। ना तो पेरीमेनोपोजल टाइम में ओवम होता है और ना ही किस टाइम में पहला जो मेंसेस होता है उसमें भी ओवम नहीं होता है। यस, नेक्स्ट आता है रेगुलर ऑफ एमसी। रेगुलर ऑफ एमसी का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। इट इज ए कंडीशन, ये कंडीशन है मीनोपोज के टाइम की, जिसे अपन ने क्या बोलता? पेरीमीनोपोज, जिसमें जो ओवुलेशन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब मतलब इरेगुलर और कैसा हो जाता है? अनओवुलेटरी। अब हम जो बात करेंगे वो हम क्या बात करेंगे? रेगुलेशन ऑफ एमसी। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में, एक फीमेल की बॉडी में किस तरह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट कैसे किया जाता है? रेगुलेशन। तो टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने क्या है? रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सर कैसे? सबसे पहले सर रेगुलेशन में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी इज द मेंटेन टू एमसी। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी तीनों की तीनों मिलकर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को एक फीमेल में क्या रखते हैं?
एक फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। क्या रखते हैं, मेंटेन। एक एग्जांपल बताता हूं आपको सर कैसे रखेंगे मेंटेन। सबसे पहले नंबर पे कौन भाग लिया, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा, जीएनआरएच। जीएनआरएच मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये किस पर काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सिक्रेट होंगे, गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन में कौन कौन आता है, एफएसएच और एलएच। याद रखना बेटा, गोनाडोट्रोपिन में कौन कौन आता है, एलएच और एफएसएच। सर ये क्या काम करेंगे, एफएसएच फॉलिकल का फॉर्मेशन करेगा, एलएच क्या काम करेगा, एलएच सर्ज करवाएगा। और एलएच सर्ज की वजह से क्या होगा बेटा, ओव्यूलेशन होगा। एलएच सर्ज की वजह से क्या होगा, ओव्यूलेशन। एक एग्जांपल देखो आप, सर किस तरह से रेगुलेशन करते हैं। टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का रेगुलेशन सबसे पहले कौन आता है, हाइपोथैलेमस। कौन आता है, हाइपोथैलेमस। सर ये हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करवाता है। ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है गोनाडोट्रोपिन। ये किस पर काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन सा फीडबैक देगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा। पॉजिटिव मतलब इसको बोलेगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि तू तेरे पास से जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है उनको सिक्रेट करा। गोनाडोट्रोपिन कौन कौन से हार्मोन होते हैं, ये क्या बोलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि तू तेरे पास से क्या काम कर, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि आपके पास से गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है, क्योंकि मैं तो गोनाडोट्रोपिन को रिलीज कराने आया हूं, तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है उनको रिलीज करो। एंटीरियर पिट्यूटरी बोलेगी सर गोनाडोट्रोपिन में दो ही हार्मोन आते हैं जो मेरे पास है, एक का नाम है एफएसएच और एक का नाम है एलएच। एफएसएच का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करेगा, फॉलिकल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने का मतलब प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल को टर्सरी में। और ये एलएच क्या करवाएगा, एलएच सर्ज करेगा। एलएच सर्ज करवाएगा, एलएच का पीक करवाएगा। और एलएच सर्ज पर क्या होता है बेटा, ओवुलेशन होता है। तो कई क्वेश्चन बन गए इससे, इस एक्सिस से जो रेगुलेशन हो रहा है इससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं। एलएच सर्ज पर क्या होता है, ओवुलेशन। एफएसएच क्या काम कराता है, फॉलिकल का फॉर्मेशन मतलब फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है। गोनाडोट्रोपिन में कौन कौन आते हैं, एफएसएच और एलएच। चौथा क्वेश्चन, गोनाडोट्रोपिन किससे सिक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से किस कौन सिक्रेट कराता है, जीएनआरएच। जीएनआरएच किसका हार्मोन है, हाइपोथैलेमस का। 10 क्वेश्चन बन गए, 10। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपके सामने रेगुलेशन कौन कौन करता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, और तीसरा नंबर पे कौन करता है, ओवरी। क्या करता है, ओवरी। सर कैसे करता है, सर ये एफएसएच किस पे काम करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओवरी पे। ओवरी में जो प्राइमरी फॉलिकल है उसको सेकेंडरी में बदलेगा, सेकेंडरी को टर्सरी में बदलेगा, टर्सरी को ग्राफियन में बदलेगा। इसका मतलब ये एफएसएच हार्मोन किस पर काम करता है, ओवरी पर काम करता है। ये एलएच हार्मोन एलएच सर्ज कराएगा और एलएच का पीक होने पर जो ग्राफियन फॉलिकल है वो फट जाएगी और क्या होगा बेटा, ओवुलेशन होगा। यस, नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। नेक्स्ट सर देखना किस तरह से, सर किस तरह से अपन मेंटेन करते हैं। सर एलएच और एफएसएच सर्ज हो गया। एलएच और एफएसएच क्या काम कराते हैं, एक फॉलिकल का स्टिमुलेट कराता है और एक क्या करवाता है, ओवुलेशन। जब एफएसएच और एलएच अधिकता में सिक्रेट हो जाते हैं तो ये खुद ही आपस में दोनों मिलकर नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं, किसको, हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक मिलते ही जीएनआरएच अपने आप क्या हो जाता है, कम सिक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर कम काम करता है। तो एलएच एफएसएच दोनों की दोनों, अर्थात तो ये साइकिल अपने आप कंट्रोल्ड रहता है। सर कैसे, शुरू में तो भाई साहब जब एलएच एफएसएच नहीं थे तो इसने पॉजिटिव फीडबैक दिया, बाद में जब एलएच एफएसएच खूब सीक्रेट होते तो बढ़ते हुए एलएच और एफएसएच की अधिकता खुद जाके हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक दे देती है। तो ये साइकिल मेंटेन किसके द्वारा रहता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। सारी बात मैंने एक एक लिखी है, हर चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा पीपीटी मिलेगी रिटर्न में। सर किस तरह से, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हैज मेंटेन बाय द, किसके द्वारा मेंटेन रहता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा क्या रहता है, मेंटेन रहता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसके द्वारा मेंटेन है, नेगेटिव फीडबैक के द्वारा। कैसे, जब एलएच और एफएसएच ज्यादा हो जाएंगे तो खुद ही हाइपोथैलेमस को बोल देंगे ना भाई अब तू तेरे जीएनआरएच को रोक ले। तो कौन सा, शुरू में कहां से स्टार्ट हुआ था, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से स्टार्ट हुआ था, और खत्म कैसे हो रहा है, ये दोनों बढ़ते हुए खुद ही हाइपोथैलेमस को कौन सा फीडबैक दे देते हैं, नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं, और अपने आप जीएनआरएच को सिक्रेट कराना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। सुनना बेटा, हर चीज को समझना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल हैज मेंटेन बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से क्या रहता है, मेंटेन रहता है। एमसी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेंटेन बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म
एमसी स्टार्ट तो कहां से होता है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से, लेकिन एंड किसके साथ में होता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हर वर्ड मैंने जो बोला है वो लिखा है। इसमें क्या होता है सर, ये जो आपके सामने क्या होता है, इसके दौरान एस्ट्रोजन बढ़ता है, एस्ट्रोजन बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, तो फॉर्मेशन किसका होता है? दो पॉइंट याद रखना, दो स्पेशल पॉइंट बोल रहा हूं पूरे मैस्चुरेशन साइकिल में, दो बात याद रखना। यदि मैस्चुरेशन साइकिल में एस्ट्रोजन बढ़ता है और प्रोजेस्टेरोन दोनों बढ़ते हैं तो ये क्या काम करवाते हैं? फॉर्मेशन करवाते हैं किसका? एंडोमेट्रियम का। यदि एस्ट्रोजन घटते हैं और प्रोजेस्टेरोन भी घटता है, डिक्रीज होता है, तो ये क्या करवाते हैं? ब्रेक कर देते हैं किसको? एंडोमेट्रियम को। अभी मैस्चुरेशन साइकिल का सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं कि कैसे रेगुलेट होता है मैस्चुरेशन साइकिल को, मैस्चुरेशन क्यों नाम कहा, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, अभी साइकिल को समझाना स्टार्ट नहीं किया है। दोबारा बोल रहा हूं कि दो कॉन्सेप्ट याद रखना। यदि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ते हैं तो एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होते हैं तो एंडोमेट्रियम क्या होती है बेटा? ब्रेक होती है। प्रोजेस्टेरोन इज द प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन। ये क्वेश्चन 10-10 बार आया है। क्यों? क्योंकि ये एंडोमेट्रियम को बना के रखता है, टूटने नहीं देता। जब तक प्रोजेस्टेरोन जिंदा है ना, एंडोमेट्रियम टूट ही नहीं सकती। मैं चाहूं ना एक फीमेल को दे के प्रोजेस्टेरोन की गोली दे के गोली 10 साल तक भी उसका पीरियड नहीं आने दूं। रीजन, जब तक प्रोजेस्टेरोन जिंदा है तब तक प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, या एक वर्ड में बोलूं, एंडोमेट्रियम मेंटेन रहती है। तो प्रोजेस्टेरोन इज द प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन है। कैसा है? प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन है। सर यदि किसी फीमेल को, एक टैबलेट मैंने बीच में लिखी है, यदि किसी फीमेल को मान के चलो, एक फीमेल बोली सर मेरे को मेंसेस नॉर्मली आ रहे थे, नॉर्मली हर 28 दिन पे, बिल्कुल आइडियल फीमेल हूं, मेरे को हर 28 दिन पे मेंसेस आ जाते हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से क्या हुआ, कि मुझे 35 दिन भी हो जाते हैं और मेंसेस मेरा, और अब की बार तो सर क्या हुआ, अब की बार तो मेरे मेंसेस आए ही नहीं है, क्योंकि अब की बार तो 40 दिन हो गए सर, तो मेंसेस आए नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, हमने उससे कहा कि हम तेरी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं, हम एक बार यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगे। उसने कहा सर ठीक है। हमने यूपीटी कराया, यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसका प्रेगा न्यूज का टेस्टर आता है। टेस्ट में पता लगा कि टेस्ट नेगेटिव है, क्योंकि उसने सेक्सुअल इंटर, वो खुद कह रही थी कि उसने कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया। इसका मतलब हमें पता लगा कि इसका यूपीटी नेगेटिव है, यूरिन का प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब इसने कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया। क्योंकि इसने कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, यू आर एंजॉइंग फुल कोर्स ऑफ द ओबीजी। यस, फुल कोर्स ओबीजी जो हमारे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप सब हमारे स्टूडेंट है, जिनने भी परचेज किया है हम उनके लिए बड़ा अर्थात धन्यवाद है। यस, तो प्रोजेस्टेरोन एक प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन है, जो कि क्या काम करता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। अब फीमेल ने कहा कि सर इस बार 40 दिन हो गए, मुझे मेंसेस आया ही नहीं। हमने कहा अच्छा ऐसा हुआ, तो हमारे पास एक टैबलेट होती है जिसका नाम होता है नॉरहेथिस्ट्रोन 5 mg, मार्केट में मिलती है। ये टैबलेट को यदि हम बीडी 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, मेनली 5 दिन देनी चाहिए, नॉरहेथिस्ट्रोन 5 mg बीडी दिया, तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप इस टैबलेट को छोड़ते हो तो एकदम से प्रोजेस्टेरोन गिरता है, और जैसे ही, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन टैबलेट है, एकदम से प्रोजेस्टेरोन गिरेगा, इसकी क्वांटिटी आपने हाई कर दी और एकदम से विड्रॉल कर ली, 5 दिन बीडी देके एकदम बंद कर दी, इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन गिरेगा, और गिरता हुआ ब्रेक कर देता है किसको बेटा? एंडोमेट्रियम को, और मेंसेस स्टार्ट हो जाएगा उस फीमेल को, क्योंकि उसका यूपीटी क्या था? नेगेटिव था। तो याद रखना, तो नॉरहेथिस्ट्रोन 5 mg ये उन फीमेल में भी दे सकते हैं जिनको मेंसेस आगे खिसकाना है। एक फीमेल बोली कि सर मेरा 25 तारीख का मेंसेस है, मेंसेस की डेट है, और 25 को तो मेरी शादी है, या 25 को तो मैं हनीमून पे जा रही हूँ। तो हमने कहा कि एक काम करिए, ये टैबलेट उठाइए, और जब तक आपको मेंसेस को आगे खिसकाना है तब तक आप लेते रहो। आपको 10 दिन खिसकाना है, 10 दिन तक सुबह शाम लेते रहो। जिस दिन छोड़ोगे उसके 72 घंटे के अंदर ब्लीडिंग आ जाएगी, 72 घंटे के अंदर मेंसेस चालू हो जाएगा। तो ये एक ऐसी हार्मोन है जो पीरियड्स को आगे खिसकाने के काम भी आती है, और ये एक ऐसी हार्मोन ऐसी है जो मेंसेस को लाने के, इरेगुलर पीरियड को रेगुलर करने के काम में आती है। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन, ड्यूरेशन बताइए मेंस की। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है? 28 से 35 डेज होती है। नॉर्मली कितनी होती है? आप ध्यान रखना, ड्यूरेशन ऑफ एमसी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की ड्यूरेशन नॉर्मली कितनी होती है? 28 से लेकर 35 डेज नॉर्मल होती है। एक आइडियल, तो वास्तव में आप इसका रेंज याद रखना, 21 to 35 डेज, 21 से 35 दिन। एक नॉर्मल, किसी फीमेल में यदि 24 दिन का भी आ रहा है और रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है तो उसको भी हम नॉर्मल में काउंट करेंगे। तो नॉर्मल कितनी होगी? 21 से लेकर 35 डेज, 21 to 35 डेज ऑफ नॉर्मल। यदि किसी फीमेल में
यदि किसी फीमेल में नॉर्मली अपन बात करें तो आइडियल जो साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है। कितने का होता है? 28 दिन का। एवरेज ब्लीडिंग एक फीमेल में नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन के दौरान एवरेज ब्लीडिंग कितनी होती है? 20 से 80 ml होती है, लगभग 35 ml के करीब होती है, या एक वर्ड में बोल दूं 20 से 80 ml के बीच में कुछ भी हो सकती है एवरेज ब्लीडिंग। चलिए अब आता है फेज ऑफ द एमसी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कितने फेज में बांटा गया है इसके ऊपर बात करते हैं। तो आप सभी को पहला क्वेश्चन पता होना चाहिए कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का होता है। आइडियल जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है आइडियल वो कितने दिन का होता है? आपका 28 दिन का। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज 28 डेज। कितने दिन का? 28 का। मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिवाइडेड इन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कितने फेज में डिवाइड करते हैं हम? 3 फेज में डिवाइड करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। कौन कौन से 3 फेज है? आ रहा है ना सभी को समझ में? थैंक यू ऑल ऑफ यू। ध्यान से समझना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, मतलब ब्लीडिंग, जिसमें ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग फेज। दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज, जिसको प्री ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं। तीसरा सिक्रेटरी फेज, जिसको अपन लूटियल फेज या पोस्ट ओवुलेटरी फेज के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का होता है, तो आंसर में क्या जाना चाहिए? 28 डेज का। सर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की 3 फेज है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज, दूसरी प्रोलिफरेटिव या प्री ओवुलेटरी फेज, और तीसरी सिक्रेटरी लूटियल या पोस्ट ओवुलेटरी फेज। सुनना बेटा ध्यान से, मेरी जो बात है एक वर्ड में सुनना। नॉर्मली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो कितने दिन का माना जाता है? 1 से लेकर कितने दिन का माना जाता है? 28 डेज का, 28 डेज का। हम ऐसा मानते हैं कि नॉर्मली 28 दिन में जो 14वां दिन होता है, 14 डेज होता है, उस पर क्या होता है बेटा? ओवुलेशन। 14वें दिन क्या होता है? ओवुलेशन होता है। और शुरू के 1 से लेकर जो 4 दिन होते हैं इनमें हम ऐसा मानते हैं इसमें जो एंडोमेट्रियम है वो टूट टूट के गिरती रहती है, और टूट टूट के गिरती एंडोमेट्रियम की जो मोटाई है वो धीरे धीरे कम होती है। इसलिए इस फेज को किस नाम से बोलते हैं? ब्लीडिंग फेज। कौन सी फेज बोलते हैं साइंटिस्टों? ब्लीडिंग फेज। दूसरी बात, सर 4 दिन के बाद ब्लीडिंग फेज खत्म होने के बाद वापस एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन धीरे धीरे क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है, और 14वें दिन एंडोमेट्रियम वापस बनने लग जाती है। सर क्यों बनती है? सारी चीज बताऊंगा, लेकिन अभी याद रखना एंडोमेट्रियम की वापस थिकनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। शुरू में जो 1 से 4 दिन है उसको ब्लीडिंग फेज कहते हैं। जो 4 से लेकर 14 दिन का टाइम है इसको ओवुलेशन से पहले होने की वजह से प्री ओवुलेटरी फेज के नाम से जाना जाता है, मतलब ओवुलेशन से पहले की फेज। या इसका दूसरा नाम होता है आपके सामने प्रोलिफरेटिव फेज। क्या होता है? प्रोलिफरेटिव फेज। क्या होता है? प्रोलिफरेटिव फेज के नाम से। सर क्यों? अभी कोई मतलब नहीं है आपको क्यों, लेकिन अभी आपसे इतना सा याद रखें कि मेंस्ट्रुएशन फेज को कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो पहला ब्लीडिंग फेज, पहले नंबर पे ब्लीडिंग फेज, दूसरा नंबर पे आपके सामने प्री ओवुलेटरी या प्रोलिफरेटिव फेज, और तीसरी जो 14 दिन से 28 दिन की जो लास्ट 14 दिन की स्टेज है इसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी फेज। दूसरा नाम इसका और क्या हो सकता है? लूटियल फेज। क्या नाम बोल सकते हैं? लूटियल फेज। इसको क्या बोल सकते हैं? लूटियल फेज। और तीसरा नाम ओवुलेशन के बाद में होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट ओवुलेटरी फेज। क्या होता है? पोस्ट ओवुलेटरी फेज। चलिए बेटा पहले आप ध्यान से समझना जो वर्ड मैं आपके सामने समझा रहा हूं। तो हमने बोला कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल को एमसी जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसको 3 फेज में डिवाइड करते हैं। पहला आपके सामने मेंस्ट्रुअल, इसका दूसरा नाम ब्लीडिंग फेज, दूसरा प्रोलिफरेटिव, इसका दूसरा नाम प्री ओवुलेटरी, और तीसरा सिक्रेटरी फेज, इसका दूसरा नाम लूटियल फेज या पोस्ट ओवुलेटरी फेज। चलिए एक एक करके। सर किसी को क्यों स्पेशल क्लासिफिकेशन कि मैंने सबसे पहले जब मेरा लेक्चर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले आपको खुद बोला था कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल कहते हैं। क्यों सर यूट्राइन साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि यूट्रस के अंदर पहले क्या होती है? यूट्रस में एंडोमेट्रियम, यूट्रस की कौन सी लेयर में चेंज होते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ड्यूरिंग एमसी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ड्यूरिंग एमसी के दौरान, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान यूट्रस की कौन सी लेयर? यूट्रस की कौन सी लेयर? अर्थात एंडोमेट्रियम लेयर। यूट्रस की कौन सी लेयर? एंडोमेट्रियम लेयर क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। एंडोमेट्रियम लेयर क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। तो क्वेश्चन आपके पास आए कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं वो कौन सी लेयर में होते हैं? यूट्रस की सबसे अंदर वाली, जिसका नाम क्या है? एंडोमेट्रियम में चेंजेस देखे जाते हैं। तो क्वेश्चन सुनो, अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? पहला, यूट्राइन साइकिल क्यों बोला? क्योंकि यूट्रस में क्या होती है? एंडोमेट्रियम टूटती है तो ब्लीडिंग होती है। फिर प्रोलिफरेटिव, मतलब प्रोलिफरेटिव वर्ड
वास्तव में किसके लिए है, किसी चीज की अर्थात फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, वापस एंडोमेट्रियम बन रही है। मैंने साफ बोला है, शुरू में 4 दिन तक एंडोमेट्रियम टूटती है, ब्लीडिंग होती है, फिर वापस एंडोमेट्रियम बन रही है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेशन यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन। यहाँ पर फॉर्मेशन हो किसका रहा है, एंडोमेट्रियम का, और एंडोमेट्रियम किसमें, यूट्राइन में, इसलिए इसको यूट्राइन साइकिल का पार्ट मानते हैं प्रोलिफरेटिव को। तीसरा सिक्रेटरी। सर इसका मतलब क्या हुआ, सिक्रेटरी मतलब जो एंडोमेट्रियम है, सिक्रेटरी फेज कौन सी फेज है, जो लास्ट 14 दिन की फेज है। सर इसमें सिक्रेटरी क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर जो एंडोमेट्रियम है उसमें ग्लैंड्स बन जाती है। एंडोमेट्रियम में क्या बन जाती है, ग्लैंड्स, और वो ग्लैंड्स क्या करती है, सिक्रेशंस करती है, इसलिए इस फेज को क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी। कौन हुई सिक्रेटरी, को किसमें ग्लैंड बनी, एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम किसका पार्ट है, यूट्रस का। तो वापस इसको कौन से साइकिल में रखा, यूट्राइन साइकिल। तो यूट्राइन साइकिल के हिसाब से मैस्चुरेशन साइकिल में 3 फेज होती है, ब्लीडिंग, प्रोलिफरेटिव, और तीसरी कौन सी होती है, सिक्रेटरी। अब बात करते हैं ओवरी में क्या चेंज होता है। ओवरी में कुछ चेंज होता होगा, तभी तो मैं एमसी को ये अर्थात ओवरियन साइकिल के नाम से माना गया है। सर ओवरी में क्या चेंज हुआ, सबसे पहले ओवरी में फोलिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, तो इसलिए इसको फोलिकल्स का फॉर्मेशन होने की वजह से इसको फोलिकुलर फेज भी कहते हैं। इसका एक नाम और याद रखना, इसका एक नाम क्या हो गया, फोलिकुलर फेज। कौन सा, फोलिकुलर फेज। जो शुरू के ये जो दिन थे, प्री ओवुलेटरी फेज और प्रोलिफरेटिव फेज, इसका एक तीसरा नाम और याद रखना, फोलिकुलर फेज। सर फोलिकुलर क्यों, क्योंकि इसमें प्राइमरी फोलिकल, प्राइमरी किस में चेंज होती है, सेकेंडरी में, और सेकेंडरी किस में चेंज होती है, टर्सरी के अंदर चेंज होती है। इस वजह से इसका नाम है फोलिकुलर फेज। कौन सा नाम है, फोलिकुलर फेज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए समझना, एक एक वर्ड को समझना। सर फोलिकुलर, दूसरा जब फोलिकल प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल ब्रस्ट हो जाती है, और ब्रस्ट होकर उससे क्या हो जाता है, ओवुलेशन। तो दूसरा फेज कौन सा होता है, ओवरी में ओवुलेशन। और तीसरा, बाद में जो आपके पास में ग्राफियन फोलिकल रप्चर हो गई और उससे ओवम बाहर निकल गया, तो ये जो ग्राफियन फोलिकल है, ये जो ग्राफियन फोलिकल है, ध्यान से समझना, जो रप्चर ग्राफियन फोलिकल है, ये किसमें चेंज हो जाती है, कार्पस लूटियम में, और कार्पस लूटियम में बदलने की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे, मैस्चुरेशन साइकिल की फेजेज। मैस्चुरेशन साइकिल की फेजेज को पढ़ने से पहले आपको, चलिए पहले पढ़ाता हूं फिर आपको बताता हूं। मैस्चुरेशन साइकिल की फेज, मैस्चुरेशन साइकिल की फेज, सबसे पहली फेज का नाम है आपके सामने ब्लीडिंग फेज, जो कितने दिन की मानते हैं, एवरेज 1 से लेकर 5 दिन। किसी फीमेल में 2 दिन की ब्लीडिंग होती है, किसी में 3 दिन की होती है, किसी में 5 दिन की चलती है। 1 से 5 दिन के बीच की ब्लीडिंग होती है शुरू में, तो अपन नॉर्मल मानते हैं। तो मेंसेस की जो फेज है उसकी पहली फेज पढ़ा रहा हूं मैं आपको, 1 नंबर की ब्लीडिंग फेज, जो 1 से 5 दिन होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेंसेस बिकॉज एंडोमेट्रियम डीजनरेटेड होती है, और ब्लड का लॉस कितना होता है, 20 से लेकर 80 ml अप्रोक्स होता है, 20 से लेकर 80 ml नॉर्मल मैस्चुरेशन साइकिल में। इन ब्लीडिंग फेज, सर ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो गिर जाता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन भी क्या हो जाता है, गिर जाता है। एफएसएच कंपैरेटिवली क्या रहता है, इंक्रीज। तो हार्मोन के बारे में बता दिया कि ब्लीडिंग फेज में हार्मोन का लेवल क्या होता है, एस्ट्रोजन गिर जाता है, प्रोजेस्टेरोन गिर जाता है। आपको बता दूं, एंडोमेट्रियम मैंने बेसिक शुरू में बता दिया था, मैंने बेसिक शुरू में बताया कि बेटा याद रखना, एस्ट्रोजन गिरेगा, प्रोजेस्टेरोन गिरेगा, तभी ब्रेक होगी क्या बेटा, एंडोमेट्रियम। एस्ट्रोजन गिरेगा, डिक्रीज एस्ट्रोजन कंपैरेटिवली, लेकिन मेन हार्मोन कौन सा बेटा, प्रोजेस्टेरोन। यदि प्रोजेस्टेरोन गिरता है तो एंडोमेट्रियम अपने आप टूट जाती है। याद रखना, जब तक प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है तब तक बना हुआ है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन गिरेगा तो क्या हो जाएगी, एंडोमेट्रियम। एस्ट्रोजन से कोई संबंध नहीं है, एस्ट्रोजन केवल एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करती है, तोड़ने का काम कौन करता है, आपका कौन करता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन। कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। चलिए, तो मैंने पहले ही बोल दिया ब्लीडिंग फेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों गिर जाते हैं। एफएसएच थोड़ा सा हाई होता है इन दोनों की तुलना में, गिरता तो वो भी है लेकिन इन दोनों की तुलना में थोड़ा हाई होता है। तो ये किसके अंदर, ब्लीडिंग फेज के अंदर हार्मोन का लेवल बता दिया क्या क्या होता है। मैंने पहले कह दिया, जिस दिन प्रोजेस्टेरोन गिरेगा उस दिन भगवान भी नहीं बचाएगा एंडोमेट्रियम को, क्योंकि एंडोमेट्रियम क्या होगी, टूटेगी, और एंडोमेट्रियम टूटेगी तो क्या होगी बेटा, ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग में क्या होता है, ब्लीडिंग फेज के दौरान एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों के लेवल कम हो जाते हैं। अभी बताऊंगा किस तरह कम होते हैं। प्रोजेस्टेरोन डिक्रीजेज, एस्ट्रोजन डिक्रीजेज। यदि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों की दोनों डिक्रीज होते हैं, सो एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाता है, बिकॉज
क्योंकि सर इससे क्या होगा, क्योंकि जैसे ही एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी आएगी तो डिक्रीज न्यूट्रिशन कम हो जाएगा किसका, एंड ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी दिस लेयर की, कौन सी लेयर की, एंडोमेट्रियम की। क्योंकि गिरता हुआ एस्ट्रोजन न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता है, और गिरता हुआ प्रोजेस्टेरोन तो तोड़ देता है। प्रोजेस्टेरोन तो गिरते ही एंडोमेट्रियम का टूटना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इसलिए प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यस, इन दिस फेज, कौन सी फेज में, ब्लीडिंग। इन दिस फेज एब्डोमिनल क्रैम्प्स, जब ब्लीडिंग होती है ना तो फीमेल में एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं। एब्डोमिनल क्रैम्प्स अकर ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, किसकी वजह से, यूट्रस में क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान से समझना, आपके सामने बोल रहा हूं कि यूट्रस में क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, क्रैम्पिंग होती है, तो फीमेल को अर्थात ब्लीडिंग के साथ में पेन भी होता है। दूसरा, पेन का होना अच्छी बात है या बुरी बात है, बाद में बताऊंगा कि जब भी मेंसेस के दौरान पेन होता है तो अच्छी बात है या बुरी बात है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एमसी। मैं तो खुद कहता हूं मैस्टुरेशन साइकिल के लिए दो ही हार्मोन जिम्मेदार है, और दोनों की दोनों ही जिम्मेदार क्यों है, क्योंकि जिस दिन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन गिरेगा उस दिन अपने आप मेंसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं यदि कोई फीमेल प्रेग्नेंट भी है, प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन मेंटेन है तो अच्छी बात है, गलती से प्रोजेस्टेरोन गिरा तो मेंसेस की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर बच्चा खत्म हो जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन इज द प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन। एलएच एंड एफएसएच रेगुलेशन ऑफ द एमसी, बिल्कुल एलएच और एफएसएच मैंने आपको पीछे ही बता के आया हूं। एलएच एफएसएच जो दोनों अर्थात गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, एलएच एफएसएच मतलब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी तीनों मिलकर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का रेगुलेशन करते हैं। तो कोई क्वेश्चन पूछे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन किसके लिए जिम्मेदार है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए, और एलएच और एफएसएच किसके लिए जिम्मेदार है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रेगुलेशन के लिए। किसके लिए, रेगुलेशन के लिए। पहली फेज थी आपके सामने ब्लीडिंग फेज, दूसरी फेज आपके सामने कौन सी है, प्रोलिफरेशन फेज। सर प्रोलिफरेशन का मतलब क्यों नाम दिया था प्रोलिफरेशन, क्योंकि यूट्रस की एंडोमेट्रियम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। मोस्ट चेंजेबल फेज ऑफ एमसी, सबसे ज्यादा चेंजेबल फोर्स, मोस्ट चेंजेबल फेज ऑफ एमसी। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसी फेज है जिस वास्तव में ब्लीडिंग शुरू में कितने दिन की होती है, शुरू में ब्लीडिंग कितने दिन की होती है, किसी को 2 दिन की हो सकती है, किसी को 5 दिन की, किसी को 7 दिन की, नॉर्मली 1 से 5 दिन की, तो किसी को मान के चलो 2 दिन की हुई, तो 2 दिन के बाद से लेकर अगले 14 दिन तक का जो टाइम है आपके पास, जो भी 14 दिन का टाइम है वो क्या होता है बेटा, याद रखना, वो कौन सी फेज में काउंट किया जाएगा, प्रोलिफरेशन में। जिस दिन ओवुलेशन हो गया उसके बाद का जो टाइम है वो कौन सी फेज में काउंट किया जाएगा, सिक्रेटरी फेज में। कौन सी फेज में, सिक्रेटरी फेज में। ध्यान से समझना, मान के चलो एक फीमेल है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक फीमेल है आपके सामने, एक फीमेल है जिसका मेंसेस 35 दिन का है, 35 डेज का। नॉर्मली उसको हर 35 दिन में 35 डेज का साइकिल है, नॉर्मली 35 दिन में। याद रखो जो पीछे के 14 दिन होते हैं, जिस दिन ओवुलेशन होगा, जिस दिन ओवुलेशन होगा इसके फिक्स 14 दिन बाद, इसके फिक्स 14 दिन बाद क्या आ जाएगा, एमसी आ जाएगा, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा यहां से शुरू में। तो ये जो शुरू, इससे ब्लीडिंग स्टार्ट होने के, यदि किसी फीमेल में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है 35वें दिन, तो इसका मतलब है कि उसके 21वें दिन पर जो 21 डे है उस पर क्या हुआ होगा, ओवुलेशन। सर आपने कैसे निकाला, मुझे यह पता है कि ये जो दिन जिस दिन ब्लीडिंग आती है उसके पहले के जो 14 दिन होते हैं वो फिक्स होते हैं, उसके 14 दिन पहले क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो ये कौन सी फेज हो गई, फिक्स फेज। कौन सी हो गई, फिक्स फेज। इससे पहले 21 दिन से पहले मान के चलो उस फीमेल में 3 ही दिन ब्लीडिंग हुई, 3 ही दिन, तो ये जो आगे के 18 दिन है, इस 21 में के आगे के जो 18 दिन आपके सामने हैं, 18 दिन जो आपके सामने हैं, ये कौन सी फेज में आएंगे, प्रोलिफरेटिव। यदि मान के चलो उसी फीमेल में 30 दिन का साइकिल होता तो पीछे के 14 दिन तो फिक्स होते, तो इसका मतलब 30 में से 14 घटाता तो 16वें दिन ओवुलेशन होता, और मान के चलो 2 दिन ब्लीडिंग हुई तो प्रोलिफरेटिव फेज कितने दिन की हो जाती, 14 दिन की। अभी 18 दिन की, कभी 14 दिन की, कभी 5 दिन की, कभी 8 दिन की। ये डिपेंड करता है कि इधर कितने दिन पर एमसी आ रहा है और इधर कितने दिन ब्लीडिंग हो रही है। ये जो एज है, ये जो फेज है, कौन सी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ये बढ़ती घटती रहती है। इसलिए मैं वर्ड बोलता हूं मोस्ट चेंजेबल फेज ऑफ द एमसी। एमसी की मोस्ट चेंजेबल फेज आपके सामने कौन सी होती है, मोस्ट चेंजेबल फेज ऑफ एमसी कौन सी होती है साइंटिस्टों, आपके सामने प्रोलिफरेटिव फेज। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट लेंथ ऑफ द साइकिल इन वुमेन। कोई फीमेल कहती है मुझे 30 दिन में रेगुलर आता है, कोई कहती है 35 दिन में आ रहा है। तो इसका जो रीजन है ना वो डिफरेंट
जो डिफरेंट लेंथ के जो साइकिल है ना दुनिया में, वो किस फेज की वजह से है? प्रोलिफरेटिव, क्योंकि इसका टाइम फिक्स नहीं है, ये घट बढ़ सकती है। तो प्रोलिफरेटिव इज द मोस्ट चेंजेबल फेज ऑफ द एमसी। सर इसमें हार्मोन का लेवल क्या होता है? हार्मोन का लेवल देखो, प्रोलिफरेशन में एस्ट्रोजन बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ता है, और एफएसएच थोड़ी मात्रा में, इन दोनों की, बढ़ता तो एफएसएच भी है लेकिन इन दोनों की तुलना में कम बढ़ता है, इसलिए मैंने लिखा है एफएसएच डिक्रीज। डिक्रीज मतलब इन दोनों की तुलना में कंपैरेटिवली कम होता है। क्या होता है? कंपैरेटिवली कम होता है। चलिए नेक्स्ट, हर चीज को आपको ईमानदारी से बताऊंगा। सर ये प्रोलिफरेटिव जो फेज थी, इसमें एक जब एलएच और एफएसएच बढ़ते हैं तो एलएच बढ़ता 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 एकदम से तेज हो जाता है, और इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। किस नाम से बोलते हैं? एलएच सर्ज। एलएच सर्ज क्या होता है? एलएच सर्ज में वास्तव में एस्ट्रोजन इंक्रीजेज पीक, जो एस्ट्रोजन है वो बढ़ता हुआ 12वें दिन पर पीक पर होता है। वास्तव में आपने खुद ने कहा, सर आपने हार्मोन लेवल जब पढ़ाए थे, आपने कहा था कि प्रोलिफरेशन में एस्ट्रोजन बढ़ता है, तो सर कितना बढ़ेगा? एस्ट्रोजन इतना बढ़ता है कि 12वें दिन पर क्या होता है? पीक लेवल पे होता है। एलएच सर्ज कितने घंटे पहले होता है? बिफोर 24 से 36 घंटे ऑफ ओवुलेशन। एलएच सर्ज हमेशा 24 से 36 घंटे पहले होता है। किसके? ओवुलेशन के। ओवुलेशन के 24 से 36 घंटे क्या होता है? पहले होता है। कौन? एलएच सर्ज। ओवुलेशन बाद में होता है, पहले एलएच पीक आता है। एलएच पीक आने के 24 से 36 घंटे के बाद ओवुलेशन होता है। तो एलएच सर्ज पहले होता है और ओवुलेशन बाद में होता है। स्पेशल नोट डाल के मैंने एक वर्ड समझाया है, सर एस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो इसका एलएच से कोई संबंध है क्या? सर आपने कहा एस्ट्रोजन 12वें दिन पर टॉप पर होता है और एलएच सर्ज भी हो जाता है उसी टाइम। सर ऐसा क्या चीज है एलएच? तो ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन, जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तो एलएच की इज रिलीज आउट, तो एलएच भी साथ में आउट होता है, एलएच भी रिलीज आउट। दैट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन एलएच को बोलता है कि मैं तुझे, सुनना बेटा, बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन एलएच को क्या देता है? पॉजिटिव फीडबैक देता है कि मैं बढ़ूंगा तो तू भी बढ़ेगा। तो भाई साहब एस्ट्रोजन जो होता है 12वें डेज पे पीक लेवल पे होता है, साथ में किसको भी ले जाता है? एलएच को भी 12वें डेज पर लगभग क्या ले जाता है? पीक लेवल पर ले जाता है। जब एलएच पीक आ जाता है उसके 24 से 36 घंटे के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल होती है फट जाती है और ओवम क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। यस, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन दिस फेज। इस फेज में एंडोमेट्रियम 3 से 4 mm क्या होती है? थिक होती है। कौन सी फेज की बात कर रहा हूं मैं? प्रोलिफरेटिव फेज के बारे में बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, ओवुलेटरी फेज। क्या नाम है? ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज मतलब 14वां दिन। ओवुलेटरी फेज का मतलब कौन सा दिन? 14वां दिन। उस 14वें दिन की बात कर रहा हूं जिस दिन ग्राफियन फॉलिकल फटी और ओवम बाहर निकल गया। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल फटी एंड रिलीज, इसमें से कौन बाहर निकल गया? सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट किसे बोलते हैं बेटा? ओवम को। ओवम का दूसरा नाम है सेकेंडरी ओसाइट। मैं यूनिट नंबर 2 में आपको समझाऊंगा। तो रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट का बाहर निकलना ओवम का इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? ओवुलेशन के नाम से जाना जाता है। सुनना बेटा, क्वेश्चन सुनना। ओवुलेटरी फेज क्या होती है? रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर, जिसकी वजह से कौन बाहर निकल जाता है ग्राफियन फॉलिकल में से? सर कब होगा रप्चर? ओवुलेटरी फेज में। क्यों हुआ? एलएच सर्ज की वजह से। किसकी वजह से? एलएच सर्ज। तो रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल और रिलीज ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट का बाहर निकलना ओवम का क्या कहलाता है बेटा? ओवुलेशन। तो ग्राफियन फॉलिकल फटने की वजह से, ग्राफियन फॉलिकल फटने की वजह से सेकेंडरी ओसाइट ओवम का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ओवुलेशन। किस नाम से जाना जाता है साइंटिस्टों? ओवुलेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग ओवुलेशन के दौरान जो बॉडी का टेम्परेचर होता है फीमेल का, वो बढ़ता है। कितना? 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है इन फीमेल। बट बिफोर ओवुलेशन, लेकिन ओवुलेशन से पहले, ओवुलेशन तक 10-12 घंटे पहले बॉडी का टेम्परेचर घटता है। कितना? 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पहले घटता है। लेकिन जब ओवुलेशन होता रहता है तो फीमेल एक तरह से वार्म फील करती है, फीमेल को फीवर जैसी सी अर्थात फीलिंग आती है। इसका मतलब ओवुलेशन हो रहा है। एक फीमेल को 14वें दिन पर लगभग पता लग जाता है, उसकी तबियत में थोड़ा बुखार सा लगता है, इसका मतलब अब ओवुलेशन हुआ है। चलिए, इंक्रीज एलएच बढ़ता हुआ एलएच क्या कराएगा? एलएच सर्ज कोजेज रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है एंड इंड्यूस, और उसकी वजह से क्या होता है बेटा? ओवुलेशन अकर। क्या होता है? ओवुलेशन होता है। चलिए एक एक चीज को समझाऊंगा, एक एक को ग्राफ से समझाऊंगा हर चीज को। चलिए नेक्स्ट, ओवम इज सराउंडेड बाई जोना पेलुसिडा। जो रप्चर ओवम, जो ग्राफियन फॉलिकल से
जो ग्राफियन फॉलिकल फट गई, और ये ग्राफियन फॉलिकल फट के, सुनना बेटा, ये ग्राफियन फॉलिकल फट के किसमें 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 कौन बाहर निकाल दिया? ओवम। ओवम को क्या नाम दिया था? सेकेंडरी oocyte। ये ओवम के ऊपर किसका कवर होता है? जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा का कवर होता है। तो ओवम इज सराउंडेड बाई, ओवम इज सराउंडेड बाई जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। यस, ध्यान से समझना कि ओवम इज सराउंडेड बाई जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। जो ओवम निकला है आपका, ओवम के ऊपर, ये जो ओवम आपके सामने, ये जो ओवम निकला है, इसके ऊपर दो कवर होते हैं। पहला कवर तो कौन सा होता है? बिल्कुल चिपका हुआ, जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। क्या नाम है? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। ये जो मेरी रिटर्न पीडीएफ है आप लोगों को ऐप में मिल जाएगी, है ना बेटा। जो परचेज करेगा उसके लिए ये सब चीज अवेलेबल है आपके सामने, है ना। आप अलग से ओबीजी का कोर्स सब कुछ परचेज कर सकते हैं। यस, तो आपके सामने जोना पेलुसिडा, क्या नाम है? जोना पेलुसिडा। इसके ऊपर, इस जोना पेलुसिडा के ऊपर एक कवर और होता है, जिसको आप किस नाम से बोलते हैं बेटा? कोरोना रेडिएटा। ये एक बहुत यूनिक है, एक बहुत यूनिक है, जो ह्यूमन में अर्थात अलग से ही देखने को पहचान में आ जाता है कि ये ह्यूमन का अंडा है। इसलिए ये येलो कलर वाला, इसको कौन सी लेयर कहते हैं? कोरोना रेडिएटा। जब भी स्पर्म भाई साहब आएगा तो पहले कोरोना रेडिएटा को भेदेगा, फिर जोना पेलुसिडा को भेदकर फिर ओवम के अंदर जो न्यूक्लियस बैठा हुआ है उससे मीट करेगा। क्या करेगा? मीट करेगा। चलिए, ओवुलेशन। तो मैंने आपको बताया कि ओवम इज सराउंडेड बाय द जोना पेलुसिडा के द्वारा बना होता है। नेक्स्ट आपके सामने आपसे और क्या पूछ सकते हैं सर? यस, मिड। अब जब आप ओवुलेटरी चीज पढ़ रहे हो, ओवुलेशन साइकिल पढ़ रहे हो, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था? आपने ब्लीडिंग फेज, पहली फेज कौन सी पढ़ी थी? ब्लीडिंग फेज। दूसरा नंबर की फेज कौन सी पढ़ी थी? प्रोलिफरेटिव फेज। उसको किस किस नाम से जानते हैं सारा बता दिया। तीसरा नंबर की फेज क्या नाम है आपके सामने? सबसे पहले तीसरा नंबर पे मैं पढ़ा रहा हूं ओवुलेशन फेज, मतलब जिसमें ओवुलेशन हुआ है। एक आता है मिड साइकिल पेन, एक अच्छा न्यू टॉपिक है, मिड साइकिल पेन या ओवुलेशन पेन या मिटल्स मर्ज साइन। कई बार क्वेश्चन आता है मिटल्स मर्ज साइन क्या आते हैं। आपको पता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, हर टाइम टू टाइम सेकेंडरी oocyte अर्थात सेकेंडरी oocyte मतलब ओवम, सेकेंडरी oocyte इज रिलीज इनटू द अर्थात इनटू द फैलोपियन ट्यूब। हर टाइम टू टाइम मतलब हर मंथली सेकेंडरी oocyte मतलब ओवम निकलता है और फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है? रिलीज होता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब की जो फिमरी है उसको कैप्चर कर लेती है। ड्यूरिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन के दौरान स्मॉल ब्लड, थोड़ा सा, जब भी ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है ना, तो थोड़ा सा ब्लड किसके अंदर अर्थात निकलता है? स्मॉल ब्लड इनटू द पेल्विक कैविटी में निकलता है फ्रॉम रप्चर फॉलिकल से। इट कैन, इसकी वजह से क्या होता है? पेन। सर क्यों? सर जब भी कोई ब्लीडिंग होती है ना, जब भी, और ओवरी कैसा है? पेरिटोनियल ऑर्गन है, तो ब्लीडिंग किसके टच होगी? पेरिटोनियम के। और पेरिटोनियम के फ्लूइड के अलावा यदि थोड़ा भी ब्लड टच हुआ ना तो इरिटेट होगा और पेन होगा। तो याद रखना, इट कैन कोज, इसकी वजह से क्या होता है? पेन होता है लोअर एब्डोमेन में 14वें दिन। कभी कभी किसी फीमेल को फेल हो जाता है, मतलब फील हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ पेन हुआ 14वें दिन। सर बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ ही। दूसरा साइन क्या है? मिटल्स मर्ज साइन। तो मिटल्स मर्ज साइन को क्या कहते हैं? ओवुलेशन पेन, मतलब ओवुलेशन हुआ है। मिड साइकिल पेन 14वें दिन पर होता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? ओवुलेटरी पेन के नाम से भी जाना जाता है। तो नया टॉपिक क्या हो गया आपका? मिटल्स मर्ज साइन। क्या हो गया? मिटल्स मर्ज साइन। तो ओवम किस किस के द्वारा घिरा हुआ था? याद रखना, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। फिर मैंने आपको पढ़ाया मिटल्स मर्ज साइन। नेक्स्ट, लास्ट फेज, लास्ट फेज जिसे बोलते हैं ल्यूटियल फेज। कौन सी फेज है? ल्यूटियल फेज। सर पहली जो फेज थी वो कितने दिन की थी आपके सामने? कौन कितने दिन की थी? पहली ब्लीडिंग फेज जो थी आपके सामने कितने दिन की थी? 1 से लेकर 5 दिन की। तो 5 दिन के बाद में छठे दिन से लेकर जो 14वें दिन की फेज होती है, 6 से लेकर 14, उसे क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेशन फेज। 14वें दिन पर क्या हुआ था? 14th डे पर, 14वें दिन पर, 14वें दिन की जो 14वां दिन, 14th मतलब 14वें दिन पर कौन सा, मतलब स्पेशल 14वां दिन, एक सिंगल 14वां दिन को क्या बोलते हैं? ओवुलेटरी फेज, क्योंकि उस दिन ओवुलेशन होता है। लास्ट चौथे नंबर पे आपके सामने आती है, फोर्थ नंबर पे ध्यान से समझना, फोर्थ नंबर पे आपके सामने आती है ल्यूटियल फेज। किस नाम से बोलते हैं? ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज या पोस्ट ओवुलेटरी फेज। क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज या किस नाम से बोलते हैं बेटा? पोस्ट ओवुलेटरी फेज। सुनना, ल्यूटियल फेज, दूसरे नंबर पे सिक्रेटरी फेज। सर क्यों, किसको क्यों नाम दिया? हर चीज के बारे में। पहली बात तो कांस्टेंट या फिक्स फेज होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, बिल्कुल
फिक्स होती है। जिस दिन मेंसेस आया ना उससे 14 दिन पहले क्या हुआ होगा, ओव्यूलेशन हुआ होगा। फिक्स है, फिक्स फेज है, 14 दिन की होती है। 15वें दिन से लेकर 28वें दिन, जो 14 दिन, 14वें दिन तो ओव्यूलेशन मानते हैं, 15 से लेकर 28वें दिन, तो 14 दिन की फेज कौन सी होती है आपकी, ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। क्यों नाम दिया इन तीनों का बात करते हैं। पहला, ल्यूटियल फेज नाम क्यों दिया इसको, जो लास्ट 14 दिन की फेज है, क्यों, क्योंकि इसमें जो आपने क्या कहा सर, 14वें दिन क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है, रप्चर होती है। आपने कहा था ग्राफियन फॉलिकल 14वें दिन क्या होती है बेटा, रप्चर होती है। बिल्कुल मैं खुद कह रहा हूं, 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल क्या हुई, रप्चर हुई। तो ग्राफियन फॉलिकल 14वें दिन रप्चर हुई तो ये उसमें से क्या निकला, ओवम। ओवम तो भाई साहब अपना काम कर रहा है। यदि ओवम देखता है फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मैं क्या हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। अब ग्राफियन फॉलिकल, जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल है, जो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी बनी, जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल है वो कार्पस लूटियम में चेंज हो जाती है। तो बिकॉज रप्चर ग्राफियन फॉलिकल, जो टूटी हुई ग्राफियन फॉलिकल है, वो कन्वर्ट हो जाती है कार्पस लूटियम में। इस वजह से दिस कार्पस लूटियम, और ये कार्पस लूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है बेटा, प्रोजेस्टेरोन। तो कार्पस लूटियम बनने की वजह से, इस फेज में कार्पस लूटियम बनने की वजह से इसका नाम क्या दिया है, ल्यूटियल फेज। कार्पस लूटियम का कलर कौन सा होता है, येलो कलर। याद रखना, कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कार्पस लूटियम, लूटियम वर्ड कभी आ जाए तो इसका मतलब होता है येलो कलर। तो कार्पस लूटियम का कलर कैसा होता है, येलो कलर। ल्यूटियल फेज बिकॉज रप्चर ग्राफियन फॉलिकल, जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कार्पस लूटियम में। और दिस कार्पस लूटियम ये क्या सिक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन। 10 बार क्वेश्चन आया आप लोगों के कि कार्पस लूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन। तो मैं तो ये कह रहा हूं ल्यूटियल क्यों बोला, क्योंकि इसमें कार्पस लूटियम बनती है। सर सिक्रेटरी क्यों बोला, आपने कहा सिक्रेटरी क्यों बोला, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन होता है, इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन, जो बढ़ता हुआ प्रोजेस्टेरोन होता है, वो हाइपरट्रोफी करता है किसकी, एंडोमेट्रियम की हाइपरट्रोफी। व्हाट इज द मीन ऑफ द हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी, सेल का साइज बढ़ना हाइपरट्रोफी, सेल का नंबर बढ़ना हाइपरप्लेजिया। तो सेल का साइज बढ़ाता है और उसमें ग्लैंड और डाल देता है, तो उसको ग्लैंडुलर बना देता है एंडोमेट्रियम को, और ग्लैंड क्या करती है, सिक्रेशन करती है, इसलिए क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी। तो प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को ग्लैंड्स बनाकर क्या करवाता है, सिक्रेशन करवाता है, इसलिए उसको सिक्रेटरी फेज कहते हैं। एंडोमेट्रियम एंड प्रोजेस्टेरोन, एंडोमेट्रियम को क्या करता है, हाइपरट्रोफी, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन मेक ए सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम को क्या बनाता है, सिक्रेटरी बनाता है। क्या बनाता है, सिक्रेटरी। तो क्वेश्चन आ जाए कि लास्ट की 14 दिन को सिक्रेटरी फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्पस लूटियम बनती है। कार्पस लूटियम का मेन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है, और ये जो प्रोजेस्टेरोन भाई साहब है वो एंडोमेट्रियम को क्या बनाता है, सिक्रेटरी बनाता है। चलिए, पोस्ट ओव्यूलेशन। सर आपने क्या क्या नाम दिए इस फेज को, ल्यूटियल पहले बता दिया आपने। सर सिक्रेटरी फेज क्यों दिया, ये भी बता दिया, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटरी बना रहा है। तीसरा आपने पोस्ट ओव्यूलेटरी क्यों दिया, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद होती है, बिकॉज दिस फेज अकर एट आफ्टर ओव्यूलेशन, क्योंकि 14वें दिन के ओव्यूलेशन होने के बाद होती है, इसलिए इसका नाम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है। कई बार क्वेश्चन आया है कि ल्यूटियल फेज कितने दिन की होती है, 14 दिन की। सिक्रेटरी कितने दिन की होती है, 14 दिन की। और पोस्ट ओव्यूलेटरी एक का ही तो नाम है, तीनों कितने दिन की होती है, 14 दिन की होती है। प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हाइपरट्रोफी या इंक्रीज साइज ऑफ द सेल की साइज बढ़ाता है और मेंटेन करता है साथ में थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम। साइज बढ़ाता है सेल की, लेकिन एंडोमेट्रियम को थिकनेस नहीं होने देता, उतनी मेंटेन रखता है, टूटने भी नहीं देता। और बनाता कौन है एंडोमेट्रियम की थिकनेस को, एस्ट्रोजन, नॉट प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन तो मेंटेन करता है, इसलिए प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन बोलते हैं। मेंटेन थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज जाइगोट। इसका मतलब ये देखता है, यदि ओवम भाई साहब जो मैं छोड़ के आया हूं, कार्पस लूटियम देखती है, जो मैं ओवम छोड़ के आई हूं, जो ग्राफियन फॉलिकल से निकला था, यदि वो फर्टिलाइज हो गया फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में, तो वो धीरे धीरे आएगा सीलियरी मूवमेंट के द्वारा। और जैसे ही पेरिस्टाल्सिस और सीलियरी मूवमेंट से आगे की तरफ आएगा, पेरिस्टाल्सिस और सीलियरी मूवमेंट से आगे की तरफ आएगा, तो मैं एंडोमेट्रियम को तैयार कर रहा हूं। कार्पस लूटियम कहती है मैंने एंडोमेट्रियम को तैयार कर रखा है प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करके, कि मैं मेंटेन रख के बैठी हूं कि कोई भी इंप्लांटेशन होगा तो फंडस वाले पार्ट पे क्या करवा दूंगी, इंप्लांटेशन। कार्पस लूटियम सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन। कार्पस लूटियम क्या सिक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन मेनली। क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए, कार्पस लूटियम क्या सिक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन। ल्यूटियल फेज में हार्मोन का लेवल क्या होता है, सर प्रोजेस्टेरोन बढ़ा हुआ, अरे कार्पस लूटियम है भाई, प्रोजेस्टेरोन बढ़ा हुआ, एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ, लेकिन एफएसएच इनकी तुलना में कंपैरेटिवली क्या मिलेगा, कम मिलेगा। चलिए, कभी क्वेश्चन आ जाए
लाइफ स्पान, किसकी लाइफ स्पान, किसका जीवन काल, कार्पस लूटियम का जीवन काल कितना होता है? 14 दिन होता है, मतलब लगभग लगभग कितना होता है? 2 वीक होता है। कार्पस लूटियम देखती है, कार्पस लूटियम देखती है फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, वरना 2 वीक के अंदर मुझे मरना है, और मर के मेंसेस क्या करना है? चालू करना है। इफ फर्टिलाइजेशन नॉट डन, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एक कार्पस लूटियम किस में चेंज हो जाएगी? चेंज इनटू कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगी, और कार्पस एल्बिकेंस प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं करती। और मैं पहले ही कह रहा हूं, जिस दिन प्रोजेस्टेरोन खत्म उस दिन एंडोमेट्रियम ब्रेक और एमसी चालू। देन प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज, जैसे ही कार्पस एल्बिकेंस बनी तो प्रोजेस्टेरोन कम हो गया, एस्ट्रोजन कम हो गया, ब्लीडिंग फेज क्या हो गई? वापस स्टार्ट अगेन, और मेंसेस की जो चारों फेज है वो वापस वही वाला साइकिल स्टार्ट हो गया। पहला दिन स्टार्ट हो गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। सभी को समझ आया जी? हर चीज को समझे, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। दैट इज द हार्मोन। मैं आपको हर चीज बना के, एक डायग्राम है आपके सामने कि यहां पर हार्मोन, ये जो 4 हार्मोन का एक ग्राफ है आपके सामने। पहला आपके सामने, पहला वाला, सुनना बेटा, पहला, ठीक है। मैं इसी उससे बना देता हूं, जो इनके जो इसमें बने हुए हैं उसी कलर से मैं आपके सामने बना देता हूं। ध्यान से समझना, पहला जो मैं आपके सामने बना रहा हूं वो येलो वाला आपके सामने, ध्यान से समझना, जो मैं आपके सामने येलो वाला बना रहा हूं कि किस तरह से। हाँ भाई बच्चों, तो पहला वाला आपके सामने ये रहा ग्राफ, सुनना ध्यान से। दूसरा वाला ग्राफ आपके सामने, सेकंड नंबर का ग्राफ ये रहा। ठीक है, तीसरा नंबर का आपके सामने जो ग्राफ है वो ग्रीन कलर में है आपके सामने। यस, ध्यान से। थर्ड नंबर का एक ग्राफ है वो इस कलर में आपको दिया हुआ है, ये लो, ठीक है। और चौथे नंबर का ग्राफ आपको जो दिया हुआ है, पहले समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। और फोर्थ नंबर का मैं ब्लू में बना देता हूं, मैं ब्लू में इसको बना देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा दिखे। ध्यान से समझना, सर कौन से ग्राफ है? सर इसमें जो येलो कलर वाला ये वाला ग्राफ है, येलो वाला ये वाला जो ग्राफ है वो एफएसएच हार्मोन का है। कौन से का है? एफएसएच। दूसरा वाला आपके सामने जो ये वाला ग्राफ था आपका सेकंड नंबर का, वो कौन से फेज का है? एलएच का। ये कौन सा है? एलएच का। सर तीसरा नंबर पे किसका है? प्रोजेस्टेरोन का। ये प्रोजेस्टेरोन का है, ये जो यहां पर बढ़ रहा है ना यहां पर, ये कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन। कौन से का ग्राफ है? प्रोजेस्टेरोन। और चौथे नंबर पे आपके सामने एस्ट्रोजन का, और ये जो बच गया आपके सामने ये किसका है? एस्ट्रोजन का। सुनना बेटा, मैं आपको वापस समझा रहा हूं, एक बार ध्यान से समझना। सबसे पहले एफएसएच की बात कर लेते हैं। सर एफएसएच क्या काम करता है? एफएसएच शुरू में ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही अर्थात ओवुलेशन आता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, तो जो प्री ओवुलेटरी फेज है उसमें एफएसएच का लेवल कंपैरेटिवली बढ़ता है। दूसरे नंबर पे एलएच हार्मोन, एलएच शुरू में नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही अर्थात एलएच का बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन, जैसे एस्ट्रोजन भाई साहब बढ़ते हैं तो एस्ट्रोजन के साथ में आपके साथ में कौन भी बढ़ता है? एलएच भी बढ़ता है, क्योंकि बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन किसको फीडबैक देता है? आपके सामने एलएच को। तो एलएच पीक पर गया, साथ में एस्ट्रोजन भी पीक पर गया, एस्ट्रोजन पीक पे गया तो एलएच भी पीक पे गया और ओवुलेशन हो गया। फोर्थ नंबर पे एक हार्मोन आता है प्रोजेस्टेरोन, जो शुरू में कम होता है लेकिन सिक्रेटरी फेज में भाई साहब, सिक्रेटरी फेज में एकदम से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। सिक्रेटरी फेज में आपको क्या देखने को मिलता है? ज्यादा, क्योंकि मैंने यहां पर सब कलर से दिखाया हुआ है तो आप आराम से देख सकते हैं। चलिए, तो मैं आपसे इस तरह की बातें कर रहा था। लास्ट जो वर्ड मैं आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना, जिस वर्ड के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, हाँ भाई, सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सर नेगेटिव फीडबैक से कैसे मेंसेस मतलब मेंटेन रहता है? क्या क्या चीज आपको इंपॉर्टेंट सीखनी चाहिए? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द एलएचएफएसएच। यस, जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन को रिलीज कराता है। गोनेडोट्रोपिन में कौन कौन आता है? एलएच और एफएसएच। फ्रॉम अर्थात किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी से। एफएसएच क्या काम कराता है? डेवलपमेंट कराता है और ग्रोथ कराता है ओवरियन फॉलिकल की, प्राइमरी को सेकेंडरी में, सेकेंडरी को टर्सरी में, टर्सरी को ग्राफियन में। एलएच क्या काम कराता है? ओवुलेशन कराता है, क्योंकि एलएच सर्ज कराता है। साथ में कार्पस लूटियम का क्या करवाता है? फॉर्मेशन, क्योंकि जब तक रप्चर नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा, तो ग्राफियन फॉलिकल किस में चेंज नहीं होगा? कार्पस लूटियम में। साथ में
एफएसएच रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ग्राफियन फॉलिकल को बनाने में। बिल्कुल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ओवरियन फॉलिकल और ओवरी क्या सिक्रेट करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करती है। कौन? ओवरी। नेक्स्ट, कार्पस लूटियम मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को 3 मंथ तक। कब? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होता है तो कार्पस लूटियम जो 2 वीक में टूटने वाली थी वो नहीं टूटेगी, शुरू के 3 महीने के लिए मेंटेन हो जाएगी एंड रिलीज मोर प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस लूटियम कन्वर्ट हो जाएगी कार्पस एल्बिकेंस में। एल्बिकेंस मतलब व्हाइट कलर की, लूटियम मतलब येलो कलर की। नाउ प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो जाएगा, एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाएगा और एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होकर एमसी क्या हो जाएगा? मेंसेस क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल एक समरी टच आपको दे रहा हूं। लास्ट एंड फाइनल एक समरी टच आपको दे रहा हूं। आज का टॉपिक था मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एक समरी का टच आपको दे रहा हूं। आपने कहा था सर, आपने कहा था शुरू के 28 दिन में, शुरू के 1 से लेकर कितने दिन में? 28 दिन में। सुनना बाप, ढंग से समझना, ढंग से समझना। जो भी वर्ड तुम्हारे सामने बना रहा हूं, शुरू के 1 से लेकर कितने दिन में? 28 दिन में क्या क्या होता है? सर शुरू में सबसे पहले बात करता हूं मैं, सबसे पहले बात करता हूं मैं, सबसे पहले जो हार्मोन की बात करता हूं वो भाई साहब होता है जीएनआरएच। जीएनआरएच क्या काम करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करके सुनना कहता है एलएच और एफएसएच को रिलीज करवा। बिल्कुल, एलएच एफएसएच भाई साहब रिलीज होना क्या हुए? स्टार्ट हुए। सर कैसे स्टार्ट होंगे? ये भाई साहब ये मान के चलो मैं ये वाला ग्राफ एलएच और एफएसएच के लिए बना रहा हूं, एलएच एंड एफएसएच के लिए बना रहा हूं। एलएच और एफएसएच धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुए, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कौन सी? शुरू की 14वें दिन में मान लेता हूं, सब में 14वें दिन पर क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है? ओव्यूलेशन। ध्यान से समझना, एफएसएच बढ़ना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे और एफएसएच बढ़ा और पीक पे आ गया 14वें दिन और वापस धीरे धीरे क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। सर एफएसएच पीक पे क्यों हुआ वो भी बताऊंगा। सर एफएसएच, एलएच भाई साहब पहले नॉर्मल चल रहे थे, जैसे ही उसको पता लगा कि इधर देखना सर एफएसएच क्या काम करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सर शुरू के जो 4 दिन होते हैं, शुरू के 4 दिन होते हैं वो होता है ब्लीडिंग में। क्या होता है? ब्लीडिंग। तो एंडोमेट्रियम, और ये मैं बना रहा हूं एंडोमेट्रियम का मतलब यूट्रस का, एंडोमेट्रियम का। ये मैं बना रहा हूं ओवरी का, ये मैं किसका बना रहा हूं? ओवरी का। ध्यान से सुनना सर, ये आपके सामने ओवरी। सर ओवरी में क्या चेंज होंगे? ओवरी में शुरू में क्या हुआ? ब्लीडिंग हुई और एंडोमेट्रियम में क्या हुआ? टूटी। एंडोमेट्रियम शुरू के 4 दिन में क्या हो रहा था? टूट रही थी। क्लियर हो? बिल्कुल, एंडोमेट्रियम शुरू के 4 दिन में। अब ये क्या हुआ? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट हुआ। इसने बोला मैं तो फॉलिकल बनाऊंगा, बिल्कुल बना। उसने बोला 4 दिन के बाद में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट हुआ तो इसने प्राइमरी फॉलिकल, ओवरी की बात कर रहा हूं, ओवरी में ही तो बनेगी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, फिर और ज्यादा सेल इस पर हो गई तो सेकेंडरी फॉलिकल, और ज्यादा सेल उस पर हो गई तो टर्सरी फॉलिकल। कौन सी फॉलिकल? टर्सरी। और टर्सरी किस में बदल जाएगी? ये सेल कौन सी है? ग्रेनुलोसा सेल। कौन सी सेल है? ग्रेनुलोसा। और ये किस में बदल जाएगी? ग्राफियन फॉलिकल में। और ये ग्राफियन फॉलिकल जो बनी है आपकी, ये 14वें दिन क्या हो जाएगी? रप्चर। क्या हो जाएगी? रप्चर। ये जो बनती हुई फॉलिकल है ना, कौन बना रहा है? एफएसएच भाई साहब। कौन बना रहा है? एफएसएच। ये कौन है? एलएच। ये बनती हुई जो, सुनना मेरी बात, ये बनती हुई जो फॉलिकल है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में ये जो बनती हुई फॉलिकल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो बनती हुई जो फॉलिकल होती है वो क्या सिक्रेट करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की यदि मैं बात करूं, अगले पेज पर यदि मैं बात कर लूं एस्ट्रोजन हार्मोन, यहां पर मैं बात कर रहा हूं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। ई मतलब एस्ट्रोजन और पी मतलब प्रोजेस्टेरोन। तो शुरू के 4 दिन में तो दोनों की दोनों ही भाई साहब कम रहते हैं, एस्ट्रोजन भी कम रहता है। एंडोमेट्रियम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हार्मोन की बात कर रहा हूं। शुरू के 4 दिन, 14 दिन और 28 दिन, इनसे ही मतलब है हमें। तो शुरू के 4 दिन में तो दोनों ही भाई साहब कम होते हैं। कौन सा भी कम? एस्ट्रोजन भी कम और प्रोजेस्टेरोन भी कम, दोनों की दोनों कम। एस्ट्रोजन भी कम और प्रोजेस्टेरोन भी कम शुरू के 4 दिन में। लेकिन जैसे ही आपने कहा सर ग्राफियन फॉलिकल मतलब प्राइमरी सेकेंडरी, तो बनती हुई फॉलिकल या बनती हुई जो फॉलिकल होती है वो क्या सिक्रेट करती है? एस्ट्रोजन। तो इसकी वजह से भाई साहब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, ये बढ़ने लग गया धीरे धीरे और 12वें दिन पर जाकर लगभग 12वें दिन पर जाकर ये क्या हो गया? 12वें दिन पर पीक पर हो गया। कौन? पीक पर एस्ट्रोजन। अच्छा एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, देखा एलएच भाई ने, देखा एस्ट्रोजन बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन किसको वो देता है? पॉजिटिव फीडबैक एलएच को। तो भाई साहब एलएच हार्मोन जो है, एलएच बैठा हुआ था चुपचाप, वो एकदम से तेजी पे आता है। 12वें दिन पे तू भी तेजी पे आया तो हम भी तेजी पे आते हैं। जैसे ही एलएच तेजी पे आता है तो उसको बोलते हैं एलएच सर्च। क्या बोलते हैं? एलएच सर्च। क्या बोलते हैं बेटा? एलएच सर्च। और ये जैसे ही
जैसे ही भाई साहब ये 14वें दिन पे एलएच सर्ज होता है, इसके 24 से 36 घंटे में ये फट जाती है और क्या हो जाता है, ओवुलेशन। क्या हो जाता है, ओवुलेशन। 14वें दिन अप्रोक्स क्या हो जाता है, ओवुलेशन। ये भाई साहब जैसे ही पड़ती है ये तो चला जाता है कार्पस लूटियम में, जो ओवम तो निकल जाता है बाहर, ओवम तो बाहर, और जो रप्चर ग्राफियन फोलिकल है, ग्राफियन फोलिकल ये किस में चेंज हो जाती है, कार्पस लूटियम में। कार्पस लूटियम में मतलब येलो कलर, एक वर्ड में बोलूं मैं ऐसे इसको कलर कर देता हूं, ये कौन से कलर की है, येलो कलर की, ये कार्पस लूटियम में चेंज हो गई। कौन हुई है, ग्राफ ओवम भाई साहब देख रहा है कि फर्टिलाइजेशन हो तो ये कार्पस लूटियम को मेंटेन कर दूंगा, वरना ये कार्पस लूटियम भाई साहब व्हाइट कलर की कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगी, कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगी, और कार्पस एल्बिकेंस कार्पस हेमोरेजिका में बदल जाएगी, रेड कलर में बदल जाएगी, और वो क्या हो जाएगी बेटा, अर्थात वापस मेंसेस चालू हो जाएगा। लेकिन एलएच सर्ज होते ही ये काम, सर कार्पस लूटियम बन के आते ही प्रोजेस्टेरोन कहता है भाई अब तो मेरा भगवान आ गया, कार्पस लूटियम मेरा मेन सोर्स है, मेरा भगवान आते ही ये भाई साहब नाचने लग जाता है। ये कहता है ठीक है अब तक तो मैं बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था, अब लेकिन जैसे ही कार्पस लूटियम आएगी तो मैं भी भगवान रहूंगा। जैसे ही कार्पस लूटियम आई, यदि यदि कार्पस लूटियम आई तो मेंटेन रहता, कार्पस मतलब कौन, प्रोजेस्टेरोन होती तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता। ये भाई साहब इधर इधर क्या हुआ, जैसे ही मैंने कहा ना बढ़ती हुई फोलिकल क्या सिक्रेट करती है, वो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन सिक्रेट करती है ये फोलिकल, एस्ट्रोजन, इसलिए एस्ट्रोजन इस वाली प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, एस्ट्रोजन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। एस्ट्रोजन क्या काम करता है, एंडोमेट्रियम का क्या करता है, फॉर्मेशन, तो इसकी वजह से यूट्रस की एंडोमेट्रियम भी बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरोन आया तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम क्या हो गई, मेंटेन। क्यों, क्योंकि अब ग्राफियन फोलिकल फट चुकी है, ग्राफियन फोलिकल तो फॉर्म नई थोड़ी बन रही है, फोलिकल्स बन चुकी जितनी बननी है अब तो ब्रस्ट हो गई। तो ये जो ग्राफियन फोलिकल जो बनी है आपके सामने, ये जो ग्राफियन फोलिकल आपके सामने बनी थी साइंटिस्टों, ये ग्राफियन फोलिकल कहती है कि मैं तो बन चुकी, इसका मतलब मैं तो एस्ट्रोजन स्टार्ट जितना देना था मैं दे चुकी। कार्पस लूटियम कहता है कोई बात नहीं, एंडोमेट्रियम को अब मैं मेंटेन रखूंगा, तूने जितना बना लिया उतना ठीक है, मैं एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखूंगा, तेरे पास एस्ट्रोजन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जितना तूने बनाया उसको टूटने नहीं दूंगा। लेकिन आगे क्या हुआ कि इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कार्पस लूटियम कहती है यार हम तो चले, हम तो, इसका जीवन काल 21वें दिन पर ये सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करती है। उसके बाद ये देखती है नहीं हुआ ना फर्टिलाइजेशन, तो ये कार्पस एल्बिकेंस, हिमोरेजिका, और कार्पस एल्बिकेंस बनते ही प्रोजेस्टेरोन भाई साहब नीचे गिरना स्टार्ट, इसका मतलब एंडोमेट्रियम टूटना स्टार्ट, प्रोजेस्टेरोन भाई साहब नीचे गिरना स्टार्ट, प्रोजेस्टेरोन गिरते ही एंडोमेट्रियम कहती है हम तो चले, हम तो चले, मतलब एंडोमेट्रियम भी टूटना स्टार्ट और वापस एमसी। तो समझ गए, सारा खेल एलएचएफएसएच से शुरू हुआ था। एलएचएफएसएच ने फोलिकल, एफएसएच ने फोलिकल को स्टिमुलेट किया, बढ़ती हुई फोलिकल ने एस्ट्रोजन सिक्रेट किया, एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करवाया, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखा था प्रोजेस्टेरोन ने। तो प्रोजेस्टेरोन जैसे ही कार्पस लूटियम खत्म हुई, यदि कार्पस लूटियम, यदि ओवुलेशन, यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता तो कार्पस लूटियम 3 महीने तक मेंटेन रहती, एंडोमेट्रियम टूटती नहीं, फर्टिलाइजेशन के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए तैयार होती, इम्प्लांटेशन हो जाता, आगे बेबी का फॉर्मेशन होता। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मैं आपका जितने आपके लिए कर सकता हूं उतना मैं सब कुछ करूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत बहुत आगामी टाइम की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।